नमस्ते दोस्तों। जरा आंखें बंद करके सोचिए। साल है 12,025। आज से हजारों साल बाद हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरा सौरमंडल हमारा घर है। और तभी एक अनजान चीज, प्लूटो से भी बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा हमारे घर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, सीधा धरती की तरफ। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। जैसे ही यह मेहमान सैटर्न के पास से गुजरता है, हमारे नन्हे नन्हे ड्रोन जैसे मधुमक्खियों का झुंड उसके पास पहुंच जाते हैं, स्कैन करते हैं। अरे यार, इसमें तो कोई काम का मिनरल्स ही नहीं है। ड्रोन खाली हाथ लौट आते हैं। इधर लद्दाख में बने हमारे स्पेस सिक्योरिटी सेंटर में साइंटिस्ट्स चाय की चुस्की लेते हुए एक बटन दबाते हैं। एकदम से सूरज की किरण से भी तेज एक रोशनी चमकती है और वो पहाड़ जैसा पत्थर पलक झपकते ही राख। बस जुपिटर पर हाइड्रोजन की खेती करने वाले हमारे भाई बंधु शायद इस दीपावली के फटाके का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दें, वरना किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। ऐसा होगा हमारा भविष्य दोस्तों, जब इंसानियत कार्दशेव स्केल पर टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएगी। मतलब एनर्जी के मामले में हम कुबेर का खजाना हाथ में लिए बैठे होंगे। इतनी शक्ति कि हम तारों के बीच सफर की तैयारी कर सकें या किसी भी खतरे को चुटकी में मिटा सकें। लेकिन क्या हम सच में सुरक्षित होंगे? ऐसी महान सिविलाइजेशन को भी क्या कोई चीज तबाह कर सकती है? टाइप 2 बनने के लिए हमें सिर्फ धरती के रिसोर्सेज से नहीं बल्कि सीधे हमारे सूरज से एनर्जी निचोड़ना सीखना होगा। और यह सोलर पैनल वाली बात नहीं हो रही। यह है एक विशाल रचना, एक सन आर्मर या एनर्जी नेट बनाने की बात, जो सूरज को चारों तरफ से घेर लेगा। इसका आइडिया पहली बार 1960 में प्रोफेसर फ्रीमैन डायसन ने दिया था। आज की भाषा में समझो तो यह सूरज के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा खोखला गोला यानी शेल होगा। यह सूरज की सारी गर्मी, सारी रोशनी सोख लेगा और उसे बिजली में बदल देगा। बदले में थोड़ी गर्मी इंफ्रारेड लाइट के रूप में बाहर फेंकेगा। इसका साइज इतना बड़ा कि धरती से सूरज तक की दूरी यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसके रेडियस में समा जाए। और मोटाई कोई 3 मीटर। अब इतनी बड़ी चीज बनाने में क्या गड़बड़ हो सकती है? सच कहूं, सब कुछ। पहली दिक्कत रिसोर्सेज। इस डायसन स्फीयर को बनाने के लिए हमें इतना मटेरियल चाहिए होगा जितना हमारे पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर का वजन है। सोचो, सारे एस्टेरॉइड्स को पिघलाना पड़ेगा, फिर शायद मरकरी या वीनस जैसे ग्रहों को भी तोड़ फोड़ कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे पुराना घर तोड़कर नया महल बनाना, लेकिन ग्रहों के साथ। दूसरी दिक्कत डिजाइन। यह गोला एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वरना सूरज की ग्रेविटी इसे पापड़ की तरह मसल देगा। और मटेरियल, वो इतना मजबूत होना चाहिए कि आज का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल कार्बाइन भी उसके सामने बच्चा लगे। और अगर हमने यह बना भी लिया तो भी यह ताश के पत्तों के घर जैसा होगा, क्योंकि सूरज को इसके बिल्कुल बीच में रखना होगा। अगर कोई बाहर से आया मीटियोराइट इससे टकरा गया और इसकी जगह थोड़ी सी भी हिली तो यह धीरे धीरे सूरज की तरफ खिसक कर तबाह हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह बनाना नामुमकिन है? शायद नहीं। असल में हम डायसन साहब की बात गलत समझ गए। उनका मतलब एक ठोस गोला नहीं था। उनका आइडिया था छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक झुंड, जो सूरज को घेर कर उसकी एनर्जी इकट्ठा करें और वायरलेस तरीके से धरती या कहीं और भेज दें। यह थोड़ा आसान लगता है ना? हाँ, हमें वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। मटेरियल भी कम लगेगा और ये सैटेलाइट्स ज्यादा स्टेबल भी होंगे। लेकिन डायसन नाम सिर्फ गोले या सैटेलाइट्स के झुंड से नहीं जुड़ा। एक डायसन बबल भी है, सोलर सेल्स वाले सैटेलाइट्स जो सूरज के गिर्द तैरते हैं। एक डायसन शेल भी, जिसके अंदर रहा जा सकता है। और भी डिजाइन्स हैं, जैसे मैट्रियुश्का ब्रेन जो एक सुपर कंप्यूटर जैसा होगा, या निवेन रिंग। पर हम जो भी चुने, परेशानियां तो आनी ही हैं।
एक छोटा सा रिंग बनाने के लिए भी धरती के सारे रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। हमें बाहर झांकना ही पड़ेगा। एस्टेरॉयड्स को तोड़ना आसान है, लेकिन अगर हमने वीनस या मार्स को एनर्जी के लिए तोड़ा तो हमारी अपनी धरती का संतुलन यानी ऑर्बिट बिगड़ सकता है। और अगर हमने पूरा सूर्य कवच बना लिया तो सूरज की रोशनी मार्स या प्लूटो तक नहीं पहुंचेगी। तो मार्स पर आम के बगीचे लगाने का सपना भूल जाओ। ऊपर से सूरज का एक छोटा सा गुस्सा यानी सोलर फ्लेयर भी हमारे इस मेगा स्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन असली मुद्दा तो अब आएगा। हमारा सूरज हर सेकंड में इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि कैसे बताऊं, पूरे हिंदुस्तान की दिवाली की रात में खर्च हुई बिजली का अरबों गुना। अगर हमारा डायसन स्फेयर इसका 10% भी पकड़ ले तो भी यह बेहिसाब है। इतनी एनर्जी को स्टोर कैसे करेंगे, ट्रांसमिट कैसे करेंगे? सबसे अच्छा तरीका शायद होगा इसे एंटी मैटर में बदलना। लेकिन यह एक नई चुनौती खड़ी कर देगा, क्योंकि हमें अभी ठीक से पता नहीं कि एंटी मैटर को संभाल कर कैसे रखें। मैग्नेटिक फील्ड के पिंजरे या उसे कश्मीर की बर्फ से भी ज्यादा ठंडा रखना, कोई भी तरीका 100% फुल प्रूफ नहीं होगा। और अगर गलती हुई तो वो एटम बॉम्ब से भी 1000 गुना बड़ा धमाका होगा। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके सिर्फ शुद्ध एनर्जी छोड़ते हैं। लगता है डायसन स्फेयर के हर कदम पर ही कोई ना कोई संकट खड़ा है, डिजाइन से लेकर इस्तेमाल तक। चलो मान लेते हैं कि जब हम टाइप 2 बनेंगे, हमारी फिजिक्स की समझ आज से हजारों गुना ज्यादा होगी और हमने यह अनंत ऊर्जा का स्रोत बना लिया, तो क्या सब मुश्किलें खत्म? काश इतनी ऊर्जा का हम करेंगे क्या? जैसे पूरे सौर मंडल को अपना बना लेंगे, क्यूपर बेल्ट में माइनिंग करेंगे, जुपिटर से हाइड्रोजन के गैस सिलेंडर भरेंगे, मार्स के चांद फोबोस पर हाइड्रोपोनिक्स से खेती करेंगे। नए मटेरियल्स जैसे ग्राफीन और एरोजेल इतने आम हो जाएंगे कि प्लास्टिक की छुट्टी हो जाएगी। इनसे हम ऐसे स्पेस सूट बनाएंगे जो रेडिएशन, गर्मी, सर्दी सबसे बचाए। मेडिसिन में इनका इस्तेमाल होगा। हड्डियां अंबुजा सीमेंट से भी मजबूत हो जाएंगी। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, वो तो ब्यूटी पार्लर में होने वाला आम काम होगा। भैया जरा स्किन ग्रीन कर देना और 2 एक्स्ट्रा हाथ लगा देना। और सबसे मजेदार बात, शायद तब कंप्यूटर, स्मार्टफोन जैसे गैजेट होंगे ही नहीं। उनकी जगह लेगा एक छोटा सा चिप जो सीधे आपके दिमाग से जुड़ेगा। सोच से ही इंटरनेट चलाओ, मैसेज टाइप करो, अपनी यादें वीडियो की तरह सोशल मीडिया पर शेयर करो। किसी भी जानकारी तक तुरंत पहुंच। सोचने की रफ्तार हवा से तेज। जो लोग चिप लगवाने से डरेंगे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स तो हर जमाने में होते हैं, उनके लिए शायद गूगल ग्लास जैसे एडवांस्ड चश्मे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आएगा सुरक्षा में। टाइप 2 बनने के बाद एस्टेरॉयड्स जैसे खतरे हमारे लिए खेल बन जाएंगे। बल्कि कोई भी पत्थर हमारी तरफ आएगा तो हम सोचेंगे, वाह नया रिसोर्स आ गया। और अगर वो सच में खतरा हुआ तो हमारे पास होगा एक हथियार जिसे शायद हम डेथ स्टार का रूप देना पसंद करेंगे। धरती के चक्कर काटता एक गोला जिसके अंदर एंटी मैटर भरा होगा। जैसे ही कोई खतरनाक एस्टेरॉयड दिखा, डेथ स्टार से एंटी मैटर की एक किरण निकलेगी और खेल खत्म। एक छोटा सा एस्टेरॉयड जैसे एपोफिस को तबाह करने के लिए सिर्फ 5 से 6 किलो एंटी मैटर काफी होगा। सोचो, ऐसे हथियार से हम किसी भी अनजान खतरे को मिटा सकते हैं, या एक दूसरे को। क्योंकि टाइप 2 होने के बाद भी शायद देश या अलग अलग कॉलोनीज होंगी और हर समाज में कोई ना कोई तो ऐसा बिग बॉस टाइप निकल ही आता है जिसे दुनिया को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से चलाने का शौक होता है। अगर उसके हाथ में यह डेथ स्टार लग गया तो, लेकिन असली खतरा अंदर से नहीं बाहर से आएगा। हमें लगेगा कि टाइप 2 बनकर हम अमर हो गए, कम से कम बाहरी हमलों से तो सुरक्षित हैं। परंतु जिस दिन किसी दूसरी अनजान सिविलाइजेशन के लोग हमसे मिलने आए, उस दिन हमारा अंत निश्चित होगा। क्यों?
क्योंकि अगर वो हमारे सौरमंडल तक पहुंच गए, इसका मतलब वो हमसे भी आगे हैं। कार्दशेव स्केल पर टाइप 3, ऐसी सिविलाइजेशन जो सिर्फ अपने सूरज से नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी से एनर्जी खींचती है। अगर वो दुश्मन निकले तो हमारा डेथ स्टार उनके सामने गिल्ली डंडा खेलते बच्चे जैसा होगा। इसलिए टाइप 2 सिविलाइजेशन का पहला काम होगा, चुप रहो, किसी को पता ना चले कि तुम यहां है। और यह करना लगभग नामुमकिन होगा। क्यों? उसी डायसन स्फीयर या एनर्जी नेट के कारण। ये जो भी स्ट्रक्चर हम सूरज के गिर्द बनाएंगे वो इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ेगा, और यही रेडिएशन हमारी पहचान बन जाएगी, दूर बैठे एलियन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक साइन बोर्ड की तरह। यहां टाइप 2 सिविलाइजेशन रहती है। हमारे आज के साइंटिस्ट भी ऐसी इंफ्रारेड सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं, यह पता लगाने के लिए कि क्या कहीं और टाइप 2 सिविलाइजेशन है। अब तक कुछ खास नहीं मिला। शायद ऐसी सिविलाइजेशंस हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे रहना पसंद करती हैं, या शायद वो एनर्जी निकालने का कोई और शांत तरीका इस्तेमाल करती है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस स्मार्ट डस्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह माइक्रोस्कोपिक, खुद को कॉपी करने वाले नैनोबोट्स का एक झुंड होता है जो हवा में तैरते हुए तारों से एनर्जी इकट्ठा करते हैं। यह डायसन स्फीयर से ज्यादा एफिशिएंट होगा और शायद कम इंफ्रारेड सिग्नल छोड़ेगा। लेकिन अगर हम टाइप 2 स्टेज पर स्मार्ट डस्ट बना भी लें तो भी हम पूरी तरह चुप नहीं रह पाएंगे। और अगर किसी दुश्मन टाइप 3 सिविलाइजेशन के जहाज हमारी तरफ आ ही गए तो एक ही रास्ता बचेगा, भागो। लेकिन हम भागेंगे कैसे? टाइप 2 के पास इंटरस्टेलर ट्रैवल तो नहीं है। खुशखबरी यह है कि हमें अकेले भागने की जरूरत नहीं, हम पूरे सौरमंडल को साथ लेकर निकल सकते हैं। इसके लिए हमें एक और मेगा स्ट्रक्चर बनाना होगा, स्टेलर इंजन या स्टार मूवर। इसकी मदद से हम अपने सूरज को और उसके साथ बंधे सभी ग्रहों को एक दिशा में धकेल सकते हैं, जैसे बैलगाड़ी को खींचना। पर यहां हम सूरज को खींचेंगे। कैसे? एक ऑप्शन है स्कार्डोव थ्रस्टर, एक बहुत बड़ा आईना जो सूरज के एक तरफ लटका रहेगा। यह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे सूरज पर एक तरफ से धक्का लगेगा और वो आईने की तरफ चलने लगेगा। पूरा सिस्टम साथ चलेगा, लेकिन इसकी रफ्तार कछुए की चाल। हजारों साल में सिर्फ कुछ लाइट ईयर्स का सफर। दुश्मन तो तब तक चाय नाश्ता करके पहुंच जाएंगे। दूसरा ऑप्शन कैप्लन थ्रस्टर। यह सूरज के पास रहकर उसके प्लाज्मा यानी उसके गर्म गैस को एक तरफ से रॉकेट की तरह फेंकेगा। यह स्कार्डोव से बहुत तेज है। लाखों साल में हम काफी दूर निकल सकते हैं। और एक आइडिया है दोनों को मिलाने का, सिरोनी स्टार टग। यह जुगलबंदी सूरज को लाइट स्पीड के करीब 27% तक पहुंचा सकती है। लेकिन इसके लिए इतना फ्यूल यानी सूरज का मटेरियल लगेगा कि हमारा सूरज एक ठंडा बुझा हुआ तारा यानी ब्राउन ड्वार्फ बन जाएगा। भाग तो जाएंगे, पर किस कीमत पर? एक आखिरी रास्ता भी है इस असलियत से ही भागने का। याद है स्मार्ट डस्ट, वो नन्हे धूल के कण जो नेटवर्क बना सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन अपनी एक कॉन्शियसनेस, अपनी आत्मा इस नेटवर्क में अपलोड कर सकती है। अगर इंसानियत ऐसा कर पाए तो हम फिजिकल बॉडीज छोड़कर एनर्जी और इंफॉर्मेशन के रूप में पूरी आकाशगंगा में एक साथ मौजूद होंगे। हमारी गैलेक्सी जीवित हो उठेगी। तो आप क्या कहते हैं? क्या आप अपने आप को एक नन्हे से अंतरिक्ष में घूमते धूल के कण में अपलोड करना चाहेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।